हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और उन बच्चों को मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी जो कि हैं स्पेशली विजय सीरीज के बच्चे। मतलब कि हमारा क्लास 11th का जो विजय सीरीज स्टार्ट करी थी ना, उसके हम वीडियोस डालते रहेंगे, तो तुम लोग टेंशन मत लो। क्लास 11th, ठीक है। अभी देखो फिजिक्स का जो वीडियो है वो भी डला हुआ है, कल शायद डला था, आज केमिस्ट्री का डला, फिर बायो का भी डल जाएगा। तो यार तुम लोगों का साथ हमने छोड़ा नहीं है। तुम लोग को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार मैम तो नीव बैच पढ़ाएंगी या फिर मैम तो कहीं अब और बिजी हो गई हैं, अब हमें भूल गई हैं। ऐसा नहीं है, मैम नहीं भूली हैं, ठीक है। तो यार आज अपन पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसको हम कवर करेंगे एकदम वन शॉट में। अब देखो, हम ना एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से। डिटेल में मैं मतलब डिटेल में जो मैंने बोला ना, उसका मतलब क्या हुआ कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ पे एकदम से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं उसको, वैसा नहीं। हम ये चैप्टर को खत्म करेंगे एकदम वन शॉट में। ठीक है, क्या आप रेडी हो? अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और सॉरी, सबसे पहले शुरू करते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री। यार तुम लोगों को केमिस्ट्री से प्यार हो रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो मुझे तो ना बहुत प्यार है। मतलब केमिस्ट्री इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है भाई। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना कि केमिस्ट्री तुमको कैसा लगता है, अब कैसा लगने लगा है, वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? एक स्टडी है। हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मतलब इन सब की चीजों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ये पेन है, ये किससे बना है? ये तो आप बोल दोगे मैम प्लास्टिक से बना है, लेकिन बेटा प्लास्टिक के अंदर भी एकदम इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर में चले जाएंगे ना, एकदम डीप में। किससे बना है? एटम से बना है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? एक स्टडी है किसकी? मैटर की। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर क्या होता है अभी अपन आगे पढ़ेंगे। मैटर क्या है पता है शायद तुम लोग को? मैटर क्या है मुझे पता है, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। समझ में आया? तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं जो मैटर। मैटर क्या है? जो हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से, 9th में 10th में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने मैटर की? कि जो मैटर होता है, क्या होता है मैटर? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मैटर क्या होता है? क्या तुमको पता है मैटर? मुझे पता है यार, तुम लोगों को ना पता होगा क्योंकि तुम लोग बहुत मैटर करते हो क्लास में, है ना। क्लासरूम्स में क्या होता है, स्कूल्स में जाते हो तो यार मैटर हो गया उसका, उसको भाई उसका मैटर हो गया, वैसा वाला। वो वाले मैटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ केमिस्ट्री वाले मैटर की बात कर रही हूँ। एनीथिंग, एनीथिंग, जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी आपके आसपास है बेटा, एनीथिंग दैट हैज मास, दैट हैज मास, ठीक है। कुछ तो मास है यार उसमें, कुछ तो मास है, दैट हैज मास एंड it occupies some space, it occupies space, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज आपके आसपास जिसमें मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको मैटर बोलते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं मैम। सबसे पहले तो यार पेन ले लो। पेन कुछ वजन होगा इसका, हाँ मैम। अब ये मेरे हाथ पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं ये फोन, ठीक है। फोन, अभी देखो फोन का कुछ वजन है, हाँ मैम बिल्कुल है। अभी मेरे हाथ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मैटर। क्या हो गया? ये हो गया मैटर। क्लियर है आपको ये चीज? अभी और सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ये रिमोट, रिमोट, रिमोट को देखो कुछ वजन है, हाँ मैम बिल्कुल है। अभी देखो क्या ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेरे हाथ पे? हाँ मैम बिल्कुल कर रहा है। तो ये एक मैटर हो गया। समझ में आ गया? तो ये सब सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई अभी, आप अपने आसपास भी देख सकते हो। चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गई, एवरीथिंग अराउंड यू इज मैटर। और मैटर किससे बना है बताओ? मैटर बना है एटम से। सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, ठीक है। कौन? एटम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं मैटर की, किसको? एटम को बोलते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? तो अब देखो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। कोई सी भी ऐसी चीज जिसमें मास है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या हो गया? मैटर हो गया है। इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। अभी देखो 3 फॉर्म्स में हम मैटर पढ़ सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में हम 3 ही पढ़ेंगे अभी। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स क्या होते हैं पता है तुम लोगों को? सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड मतलब क्या? अभी यार ये पेन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमारे हाथ में पेन ही है, ठीक है।
तो बेटा यार अगर मैंने इस पेन को, ये वाले हाथ में है मेरा पेन, ये वाले हाथ में है, ठीक है, अब मैंने इस पेन को इस वाले हाथ में दे दिया, तो क्या इसका शेप बदल गया? क्या इसका वॉल्यूम बदला? कुछ भी बदला इसका नहीं। क्यों? क्योंकि एक सॉलिड है, सॉलिड्स में डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। समझ में आया? सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनका डेफिनाइट शेप होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम। इस पेन को मैं किसी भी कहीं पे भी जाके रख दूं, रूम में जाके रख दिया, सीढ़ी पे जाके रख दिया, छत पे जाके रख दिया, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके रख दिया, कहीं पे भी रख दोगे ना तुम, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनका डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? ठीक है मैम। अब लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं? जिनका डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता। कैसे मैम? कैसे कैसे कैसे? देखो यार, अगर मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे, कहाँ बनाते हैं, इधर पे, अरे यार ये सारे लिक्विड्स हैं, ये सारे लिक्विड्स हैं, देखो यहीं पे हमको एग्जांपल मिल गया। ये देखो हमने ना, ये देखो क्या किया है, एक कॉनिकल फ्लास्क, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें से मैंने लिक्विड अगर इसमें डाला तो क्या हुआ, इसका शेप ले लेगा। अगर इससे मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेगा। तो तुम समझ रहे हो कि यार लिक्विड्स क्या होते हैं जो शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शेप चेंज कर सकते हैं। मैं वैसे लाइव एग्जांपल ढूंढ रही थी कि हाँ कुछ तो हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, लेकिन हमारे पास पीपीटी में ही है। तो यहाँ देखो क्या होते हैं लिक्विड्स, हमने एक ग्लास में पानी लिया और कप में डाल दिया, क्या हुआ, कप का शेप ले लिया। अब कप का पानी क्या करूंगी मैंने बाल्टी में डाल दिया, भाई वो बाल्टी का शेप ले लिया उसने। मैंने बाल्टी उठाई और मैंने टब में डाल दिया, टब का शेप ले लिया। तुम समझ रहे हो, पानी सेम था, मतलब हमने अगर स्टार्टिंग में 50 ml लिया तो सब में 50 ml ही आएगा बेटा, लेकिन उसका शेप चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, अकॉर्डिंग टू जिसमें भी वो जा रहा है उसका वो शेप ले रहा है। उसको बोलते हैं क्या, लिक्विड, जिसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और नो डेफिनाइट शेप, कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता। गैसेस क्या होती है? आपके आसपास देखो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? यार ये मत बोलना मैम पर्दे दिख रहे हैं, मैम गेट दिख रहा है, वो नहीं। गैसेस में तुम इनहेल क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन, बाहर क्या छोड़ रहे हो, CO2। क्या तुमको वो दिख रही है कि यार मैंने यार ग्रीन कलर की O2 छोड़ी है, मैंने पिंक कलर की CO2 ले ली है, मतलब CO2 तो लेते नहीं है ऐसे, उल्टा बोल दिया शायद मैंने, है ना, कि मैंने पिंक कलर की O2 ली है या ग्रीन कलर की CO2 छोड़ी, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। हम गैसेस को नहीं देख पा रहे हैं, ना उनका कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो बहुत एक्सपैंडेड है, बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड है, ठीक है। तो गैसेस का क्या, कोई भी डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तुमको पता है ना, मैंने तुमको पहले भी पढ़ाया है ये क्यों होता है बेटा। हमने यहाँ पे एक छोटू सा क्यूब वो ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया है, ये स्क्वायर। अभी ना इसमें जो मॉलिक्यूल्स, इसमें जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज्डली पैक्ड हैं, देखो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, मूव ही नहीं करते, इसलिए वो क्या हो गए, सॉलिड्स हो गया। और इसीलिए सॉलिड्स का डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होता है। समझ में आया? अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, तो लिक्विड क्या होते हैं, थोड़ी सी जगह बन गई भाई साहब, थोड़ी सी जगह बन गई, ठीक है, उतनी भी नहीं बनी है लेकिन हल्की तो बन गई है, इतना कि वो फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड्स में क्या टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करते हैं, ठीक है, कि वो फ्लो करते हैं। उसके बाद गैसेस, गैसेस में क्या होता है कि यार बहुत दूर दूर, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, ऐसे देखो ये एकदम बहुत ही ज्यादा दूर दूर। तो ये हो गए गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस जो होता है, गैसेस में होता है सबसे 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 ज्यादा, है ना। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना ज्यादा क्लोज है, कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो गैसेस में क्या है, गैसेस में तो बहुत दूर दूर है, तो सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड्स में, ठीक है। क्या बोल रही हूं मैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मैटर की, तो हमने बात करी है, हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, ठीक है, कि मैटर को हमने क्लासिफाई किया है। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, कि मैटर को हमने किस किस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। तो हमने मैटर को क्लासिफाई किया बेटा दो चीजों में, एक हो गया प्योर सब्सटेंस और एक हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एकदम ही शुद्ध हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं की गई है। अगर केमिकल टर्म्स में बात करें, अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें, तो अगर मैं बोलूं कि वाटर है, H2O है, ठीक है, H2O बेटा पानी, पानी पानी पानी, तो कहीं पे भी चले जाओ तुम्हें पानी का फॉर्मूला H2O ही मिलने वाला है।
समझ में आया? तो वो प्योर सब्सटेंस हो गया। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एलिमेंट से मिलकर तो बन रहे हैं, एलिमेंट्स भी आएगा इसमें, अभी आएगा, पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेशो फिक्स्ड है, जिनका एकदम जो प्रोपोर्शन है वो सब कुछ फिक्स्ड है। आपको ओरिजिनल मिलेंगे, वो ओरिजिनल है वाटर, H2O। कोई सा भी पानी ले लो बेटा, आपको H2O ही मिलेगा। कोई सी भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आपको CO2 ही मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं ना, हम जो गैस एक्सहेल करते हैं, जो छोड़ते हैं हम गैस, वो क्या होती है? CO2, राइट? तो वो कहीं पे भी चले जाओ, वो CO2 ही रहेगा। दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस मतलब कोई मिलावट नहीं है उसमें, ठीक है? अभी ना प्योर सब्सटेंस को दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे इजी तरीका क्या है? देखो, एलिमेंट्स मतलब कि जो आपके पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसमें जितने भी आपको दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है ये? एलिमेंट्स है, जो कि एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं। एलिमेंट्स क्या हो गए? जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। मतलब अगर तुम सिंपल इमेजिन करना चाह रहे हो, तो हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। हीलियम क्या है? एलिमेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। समझे? ठीक है, तो यहां देखो, हमने एलिमेंट्स डिस्कस करे, अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। हमने जब दो एलिमेंट को कंबाइन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, को कंबाइन किया, और क्या बना दिया बेटा? H2O, दैट इज वाटर। तो ये कंपाउंड हो गया। एलिमेंट है ये, पीरियोडिक टेबल से ऑक्सीजन उठाया, हाइड्रोजन उठाया, बना दिया वाटर, H2O बना दिया। क्या है? वाटर है। ऐसे ही एग्जांपल देखो, CO2, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, CO2 बना दिया। ठीक है, क्लियर है? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स मतलब सिंपल कि क्या? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी ले लो बेटा, कुछ भी, नियॉन ले लो। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। मेटल्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। सिंपल है। कहां पाए जाते हैं मैम पीरियोडिक टेबल में? आपके लेफ्ट साइड जो होता है ना कॉलम, वहां पे मेटल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ पे दिखते हैं अपन में से पीरियोडिक टेबल अपन को दिख जाएगा, मिल जाएगा, कहीं तो मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा हमको पीरियोडिक टेबल। हाँ ठीक है, ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? तो बेटा ये जो है ना आपके ये वाले, ओप्स, एक सेकेंड, अरे नहीं होगा, ठीक है। जो आपके ये वाले है ना, ये दोनों ब्लॉक्स, ये दोनों, जो ये वाले, सिर्फ दोनों, ये वाला, ये क्या है? आपके मेटल्स है। ये क्या है बेटा? मेटल्स है, मेटल्स। ठीक है, इसके बाद यहां आ जाओ, देखो ये क्या है? नॉन मेटल्स है। ये देखो, ये क्या है? सारे ये क्या है? नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स। बीच में क्या है? बीच में क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आप अपन पढ़ोगे 12th क्लास में जाके पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद ये वाले क्या है? ये मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स का मतलब क्या हुआ भाई? मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ में आया? तो ये हो गए नॉन मेटल्स। इस साइड आते हैं आपके मेटल्स, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यहाँ पे आ जाते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, तो देखो मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है मेटल की? बताओ। अगर मैं बात करूं मेटल की, ये मेटल का बना है स्टील। क्या तुमको आवाज आ रही है? टन टन की आवाज आती है? देखो, आ रही है ना? तो टन करके आवाज आती है, रिंगिंग साउंड। घंटी बजाते हो, घंटी घर में बजाते हैं ना घंटी, दैट इज रिंगिंग साउंड, मेटल है। इसके बाद अपन बात करते हैं शाइनी होते हैं। देखो इसका जो स्ट्रॉ है, ये स्टील का है, दिख रहा है तुम लोगों को? ये क्या है? शाइनी है, शाइन करता है ना, शाइन करता है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या अपन बात कर सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल। दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मेलिएबल। मैंने लेजर पेन से ही लिख दिया, वो मिट जाएगा कुछ टाइम बाद। या देखो मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल क्या होता है बेटा? एक मेटल को लिया, इतना मारा बेचारे को, इतना मारा, एक मेटल को लिया, इतना मारा कि उसकी पतली सी शीट बना दी, बेचारे को पतला कर दिया, पतलू बना दिया उसको। मोटू पतलू देखते हो तुम लोग? पतलू बना दिया उसको, एकदम पतली सी शीट बना दी, उसको बोलते हैं मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मतलब क्या होता है? एक मेटल को इतना मारा कि उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्या? थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? थिन वायर में।
ठीक है, ऐसा। जैसे कि कॉपर, कॉपर वायर देखे ना, कॉपर वायर जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, क्या है वो, क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की कि उसको इतना पतला कैसे कर दिया, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टाइल होते हैं नेचर, मेलिएबल होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी, सोनोरस का मतलब क्या हुआ, रिंगिंग साउंड होता है उसमें। ठीक, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जस्ट ऑपोजिट, डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। भाई मेटल्स हार्ड होते हैं, अभी देखा ना, हार्ड है, हार्ड है, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, सॉफ्ट से होते हैं एकदम, डल होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें अगर कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर नहीं होते हैं वो, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इसके बाद बात करते हैं मेटलॉइड्स की, क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, दैट इज मेटलॉइड्स। समझ में आ गया, तो ये था हमारा प्योर सब्सटेंस वाला। अब आते हैं मिक्सचर पे। नमकीन खाया ना सभी ने, नमकीन खाया घर पे, खट्टा मीठा नमकीन खाते हो तुम लोग, हाँ मैम बिल्कुल खाते हैं। तो वो क्या है बेटा, मिक्सचर है। हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। घर पे अगर मम्मी नमकीन बनाती है ना, कभी दिवाली पे या फिर कभी कोई कोई से भी फेस्टिवल पे नमकीन बनता है तुम्हारे घर पे, तो तुमने देखा होगा कि मैम मम्मी क्या करती है, क्या कुछ केमिकल उसमें कुछ मिला रही है क्या, नहीं। मम्मी करती है शेंगदाने को सेक देते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फ्राइज जो भी है वट एवर द थिंग इज, उसको सेक के सब मिक्स कर देते हैं और बढ़िया सा नमकीन बन जाता है। तो कुछ केमिकल चीज तो हमने करी ही नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं लगाई। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या किया है, मिक्सचर बना लिया, अलग अलग सब्सटेंसेस को कंबाइन करके मिक्सचर बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल देखो, फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड अगर हमने बनाया तो हमने बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, जो भी तुम खाते हो, और मिक्स कर दिया बाउल में, तो ये मिक्सचर बन गया ना। हमने कुछ केमिकल चीज तो की नहीं, हमने क्या किया है, सिंपल हमने उसको मिक्स कर दिया है, दैट इज मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर हो गया। अभी देखो यहाँ पे होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होते हैं, होमो का मतलब होता है बेटा सेम, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कैसा, यार मैंने एक पानी का ग्लास लिया और उसमें नमक डाल दिया और मिक्स कर दिया, अभी देखो एकदम सेम दिख रहा है। ऐसे सॉल्यूशंस जो कि एकदम सेम दिखते हैं, दैट इज होमोजेनस सॉल्यूशन, दैट इज होमोजेनस सॉल्यूशन। अब एक पानी का ग्लास लिया, उसमें रेत डाल दी, दिख रही है ना बेटा, रेत तो दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे रेत दिख रही है, तो क्या हुआ, दैट इज हीट्रो। मतलब कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे मिक्सचर्स जिसमें कॉम्पोजिशन अलग है, ठीक है, जिसमें अलग अलग हमको फिजिकली देख के बता सकते हैं कि यार इसमें तो तुमने रेत डाली है, तो ये हीट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। जैसे कि पानी और तेल, अगर मैं पानी में तेल डाल दूं तो क्या होगा, क्या वो घुल जाएगा, घुलेगा क्या, बताओ, तुमने कभी घर पे किया है ऐसे, करना मत बेटा, मम्मी मारेगी, ठीक है, क्या करना, चलो कर लेना, एक बार करके देखो, देखो करके देखने से सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ यार, कि आगे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, एक बार मार खा लेना। तो ना तुम क्या लेना, ग्लास लेना, पानी भरना और तेल डालना, बहुत सारा मत डाल देना यार, पूरी बॉटल खाली मत कर देना, थोड़ा सा तेल डालना। तुम देखोगे कि तेल ना ऊपर तैर रहा है, मिक्स नहीं होगा बेटा पानी में, पानी में मिक्स नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, हीट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, हीट्रोजेनस मिक्सचर हो गया है। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं मेजरमेंट्स, मतलब कि जो मैटर है बेटा, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कैसे हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज से कैसे मेजर करते हैं, होते क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली जो कलर हो गया आपका, या फिर स्मेल, या फिर वेट, ठीक है, या फिर उसका टेक्सचर, टेक्सचर कैसा है, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्यारे से टम्बलर की, ठीक है, देखो मेरा नाम भी लिखा है इसमें, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला टम्बलर, ठीक है, इसमें पानी पीते हैं, ओके। तो अब देखो हम क्या बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्या कलर है इसका, तो बोलोगे मैम पिंक और ब्लू है, हाँ ठीक है, दोनों कलर है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं टेक्सचर की, शाइनी है, शाइन कर रहा है, ठीक है, शाइन कर रहा है। उसके बाद क्या है, हार्ड है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड है, सॉलिड है। तो हमने ये क्या बता दिया इसके, हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, इसका कुछ वेट होगा, होगा, ठीक है, पानी भरा है इसमें तो वेट है, तो क्या है ये, हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई, सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, तो हमने सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम फिजिकली देख के बता सकते हैं, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, देखो बेटा, एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्शंस करवा रहे हैं तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या, और रिएक्शन करवाने पे कलर में क्या चेंज आया है। नॉर्मल कलर हम देखें तो वो अलग है, वो फिजिकल, लेकिन रिएक्शन करवाने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, ये सब किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी,
देखो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब क्या हुआ कि यार अगर किसी ने वो एक्सपेरिमेंट किया, मान लेते हैं कोई अमेरिका में बैठा है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे जो इंडिया वाले साइंटिस्ट हैं वो उनको तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में कर रहे हैं, यहाँ अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो लैंग्वेज का क्लैश होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली, ठीक है, एसआई यूनिट मतलब एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल इसीलिए बोला है, समझ में आया, इंटरनेशनल क्यों बोला है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम है ये, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनली क्यों, क्योंकि यार कहीं से भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हो लेकिन वो यूनिट्स यही लेगा तो सबको समझ में आ जाएगा, यूनिट्स अगर वो ये लेगा तो सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है ना, ओके मैम। तो देखो सबसे पहले क्या है, लेंथ, फिर मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को एल से, इसको एम टी एल, सॉरी ये आई है, ठीक है, आई है ये, एल नहीं है, आई, क्या आई, फिर टी टेम्परेचर, ये एन और ये आई वी। इसके बाद देखो एसआई यूनिट, बेसिकली यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, ठीक है, क्या होती है, मीटर होती है। मास की क्या होती है मैम, केजी, केजी में कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में आप मास मेजर कर रहे हो तो उसको केजी में ही करेंगे, ठीक है, केजी में करेंगे। टाइम को हम सेकंड्स में देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, ठीक है। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक बताई थी मैंने, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर आसमान में चमक रहा है, ठीक, लेकर मेरा टाइम, लेकर मेरा टाइम और करंट, करंट, ठीक है, करंट, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर कौन है, टेम्परेचर आसमान, आसमान में चमक रहा है। चमक का मतलब क्या हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझ रहे हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब चमक, लाइट, लाइट की बात करें, कैंडला में मेजर होता है वो। तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, क्योंकि इस चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी रिएक्शन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको समझने के लिए, ठीक। सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बोलता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन हो रही है आर से पी, तो बेटा स्टार्टिंग में जो इसका मास था, मान लेते हैं इसका मास था 10 ग्राम्स, ठीक है, तो रिएक्टेंट के बाद भी इसका मास सेम ही आना चाहिए, इसका मास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर है। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की और बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, क्या बनाते हैं, क्या बना दिया, वाटर बना दिया, H2O बना दिया। जैसे ही बेटा H2O बनाया, अभी देखो हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन कितना है मैम 16, और वाटर का कितना होता है, वाटर मतलब H2O, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना है 1 और ये 2, ठीक, मतलब उसका मास कितना है 1 है, ठीक है मैम 1 क्या है? मास 2 होता है बेटा, 2 है ना हाइड्रोजन का मास, है कि नहीं, हाँ मैम, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। क्लियर है। क्या बोला मैंने अभी, सॉरी सॉरी, मैंने बोला कि हाइड्रोजन का मास क्या है 2 है, हाइड्रोजन का मास 1 ही है बेटा, ठीक है, 1 होता है 1 1 1 1, ठीक, हाइड्रोजन ना एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक ही मास है बेटा, 1 मास है उसका, ठीक। तो हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे क्या ले लिया 2। अच्छा तुम बोलोगे मैम यहाँ पे 2 क्यों लिया है आपने फिर, है ना, अगर हाइड्रोजन का मास क्या है, हाइड्रोजन का मास 1 है, हाइड्रोजन का मास 1 है ना, तो आपने यहाँ पे 2 क्यों लिया बेटा, H2 ना, H2, तो हमने H2 का लिया है, यहाँ पे H2 का लिया है। क्लियर है। तो अब यहाँ देखो मेन चीज 18 हो गया, ये 18 ग्राम्स और ये भी क्या हो गया 18 ग्राम्स, तो दोनों तरफ क्या है सेम सेम मास है, दोनों तरफ क्या है सेम सेम मास हो गया। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से डिफाइन, कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गया। और ये याद रखना हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है। इसके बाद देखो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब किसने दिया था ये वाला लॉ, एंटनी लेवोशियर ने दिया था 1789 में। किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एंटनी लेवोशियर ने दिया था 1789 में।
बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। बेटा मैं वाटर का एग्जांपल ले रही थी ना कि मैं कहीं भी चले जाऊं, मैंने अभी पानी पिया, मैंने मान लेते हैं दिल्ली गई, वहां जाके पानी पिया, फिर मैं जर्मनी चली गई, उसके बाद फिर मैं इटली चली गई, फिर मैं कहाँ गई, फिर मैं कहाँ स्विट्जरलैंड चली गई। मैं वहाँ बाहर ही घूम रहा हूँ, इंडिया में नहीं घूम रही, ठीक है इंडिया में आ जाओ। फिर मैं चली गई कहाँ पे, मुंबई, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी, यूपी, सब जगह। ये मैंने हर जगह का पानी पिया, टेस्ट तो अलग अलग ही था, ठीक है, हर जगह का पानी थोड़ा अलग अलग होता है। लेकिन अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो वाटर हमेशा से ही H2O में ही रहेगा। वाटर बेटा हमेशा से ही किस में रहने वाला है, H2O में। मतलब इसका अगर मैं वेट निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो 1:8। क्या हो जाएगा, 1:8। तो कहीं पे भी चले जाऊं 1:8 बाय मास के रेशियो में ही मुझे वाटर मिलने वाला है। बाय मास की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो 1:8 बाय मास के रेशियो में ही मुझे हर जगह पे वाटर मिलेगा। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि द केमिकल कंपाउंड्स, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज, दे ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। तो आप कहीं पे भी चले जाओ बेटा H2O ही मिलने वाला है, H2O ही आपको मिलेगा, ठीक है। किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था 1799 में। क्या आपको ये चीज क्लियर है, डन। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो बहुत इजी लॉ है ये वाला। क्या बोलता है, एक एलिमेंट ले लो यहां से, एक एलिमेंट ले लो यहां से, लिया हमने ना, क्या किया हमने, एक एलिमेंट A लिया, एक एलिमेंट B लिया, समझे। अब इसको कंबाइन करके, इसको कंबाइन कर दिया, हमने बनाया AB, हमने बनाया यहाँ पे AB2, समझे क्या। दोनों से ही हमने कंपाउंड्स बनाए हैं, एक बना दिया AB, एक बना दिया AB2। अब क्या किया मैंने, इसमें ना A और A का जो मास है वो फिक्स कर दिया, जो मास है वो क्या कर दिया, एकदम फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड मास, ठीक है, फिक्स कर दिया, फिक्स्ड नहीं फिक्स कर देते हैं अपन इसको, चलो फिक्स करते हैं, फिक्स कर दिया। अब जो B बचा, B और B2, B जो बचा है, इन दोनों का जो मास का रेशो है, इन दोनों का मास का जो रेशो है वो किस में आएगा, वो आ जाएगा बेटा स्मॉल होल नंबर में। कुछ न, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस उनका सिंपल रेशो आने वाला है। इन दोनों के मास का हम रेशो ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। रेशो का मतलब क्या हुआ, हमने रेशो लिया ऐसे 1:2, 1:1, ऐसा वाला, ऐसा, ठीक है, ऐसा वाला रेशो ले लिया हमने। तो क्या बोल रहे हैं, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और दो अलग अलग क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो यार क्या होगा, एक का मास फिक्स कर देंगे और दूसरे वाले का मास का रेशो स्मॉल होल नंबर में आ जाएगा। समझ में आया। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। when two elements form more than one compound, the masses of the element that combine with a fixed mass of the other, समझ गए ना, the masses of the element that combine with the fixed mass of the other are in simple whole numbers, ठीक है, are in a ratio of simple whole numbers। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कार्बन और ऑक्सीजन का, हमने दो कंपाउंड्स बनाए, एक बनाया CO, एक बनाया CO2, एक बनाया CO और एक क्या बना दिया बेटा, CO2 बना दिया। अब यहाँ देखो हमने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, ऊपर वाले ऑक्सीजन का मास, ये वाले ले लेते हैं, मतलब इसको रहने दो, कुछ मत लो। ऊपर वाले ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 है, नीचे वाले का 32, इसको रेशो कर दो, कितना हो जाएगा 1:2, कितना आ गया रेशो 1:2, सिंपल रेशो में आ गया, समझ में आया। इजी है कि नहीं, बता दो, इजी है ना, ठीक, जल्दी से बताएंगे मुझे कि क्या आपको ये एकदम इजी पीजी लगा है कि नहीं लगा है, डन है क्या। अभी देखो आपको ना एक और लॉ है, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, हमने क्या किया है, देखो हमने ना जब एक काम करते हैं, ऐसे बताते हैं, वो एक बलून वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बलून ले लिया, ये बलून ले लिया, यहाँ पे बलून, यहाँ पे बलून, यहाँ बलून, ठीक। मैंने ना बेटा क्या किया, इसमें H2 गैस लगा दी, इसमें O2 भर दी और इसमें N2 भर दी, ठीक है।
यहाँ पे 2-3 बलून्स ले लिए अपन ने, यहाँ पे क्या किया है 3 बलून्स लिए हैं, H2 भर दिए इसमें O2, इसमें N2 गैस भर दी है। अब क्या हुआ है मैम, यार इन तीनों का साइज सेम है, मतलब मैंने सेम अमाउंट ऑफ गैस भरी है, तो सेम साइज है, सेम वॉल्यूम है, ठीक है, सेम क्या है, वॉल्यूम है, सेम साइज है, और टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स्ड है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी क्या है, एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। तो क्या होने वाला है मैम, मैं ये बोल सकती हूँ, अगर इन तीनों का साइज सेम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है मतलब वॉल्यूम क्या, साइज की बात करें, सेम है ना, तो क्या होगा, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होने वाले हैं। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या आपको यहां तक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया है? क्या डन है आपको ये चीज? बता दो मुझे जल्दी से, क्या आपको ये चीज डन है? ठीक है, ठीक। एक और लॉ है, दैट इज गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, दैट इज गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं ये, इन्होंने गैसेस के ऊपर लॉ दिया, गैसियस वॉल्यूम, गैसेस के ऊपर इन्होंने लॉ दिया। देखो अगर मैंने दो गैसेस कंबाइन करवाई हैं, ये देखो मैंने अगर दो गैसेस कंबाइन करवाई हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, H2O, दो गैसेस कंबाइन करवाई हैं, इसको अगर अपन बैलेंस आउट कर दें, क्या बैलेंस है ये, बैलेंस है? नहीं मैम बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है सही है, और अगर वहां 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अभी बैलेंस्ड है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए मैम, 4 हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है मैम, 2। कितने हाइड्रोजन है, 4। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। ठीक है, बैलेंस है। तो देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे दो गैसेस लिया और उसको कंबाइन करवाया और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनवाया है, तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है, इनके वॉल्यूम का एक हम रेशो लेने वाले हैं, इनके वॉल्यूम का हम रेशो लेंगे। अब वॉल्यूम का रेशो कैसे लेंगे, इनके मोल्स देखो पहले, इसके कितने हैं, इसके 2 मोल है, इसके मैम 1 है, इसका मैम 2 मोल है। तो अगर मैं बोल रही हूं, अगर बेटा मैंने बोला है कि 1 मोल, मान लेते हैं कि 1 मोल में आपके हैं 50 ml, ठीक है 50 ml। तो यहाँ देखो ये हो गया 50 ml, तो बेटा 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में कितने होंगे मैम 100 ml हो जाएंगे, और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 100 ml, समझे? तो इसका रेशो कितना आ गया, 2:1:2। ये हो गया गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम का रेशो ना लेके किसका लिया है, मोल्स का रेशो लिया है। किसका लिया है, मोल्स का रेशो लिया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। क्या होता है डाल्टन, क्या बोला था डाल्टन ने कि जो एटम है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन ने बोला कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका मैटर है, इट कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो मैटर है बेटा वो किससे बना है, वो एटम से बना है, जो जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हाँ देखो और क्या बोला उन्होंने, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जो एलिमेंट है, जो देखो एलिमेंट भी एटम से बना है ना, राइट है, तो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड मास, सभी का आइडेंटिकल मास होगा और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी। समझ में आया? जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम्स है बेटा, इसके जितने भी एटम्स हैं उनके क्या होने वाला है, एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, एक आइडेंटिकल मास होने वाला है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। दे आर फॉर्म्ड, कब बनते हैं कंपाउंड्स, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। जैसे कि देखो H2O है, CO2 है, ये क्या है मैम, कंपाउंड्स हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट लिया, कंबाइन कर दिया एक फिक्स्ड रेशो में, कंबाइन किया, तो इनको बोलते हैं कंपाउंड्स। और जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस कुछ नहीं है, बस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है। एटम्स बस रीअरेंज हो गए हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ। क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसमें होता क्या है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स ही हो रहा है उसमें, ना तो कुछ बन रहा है ना तो बिगड़ रहा है, मतलब ऐसा ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना ही क्रिएट हो रहा है, बस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, और उससे हमको नया प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है, उससे हमको एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट की। एटॉमिक वेट क्या होता है? एटम का मास, एटॉमिक मास, हाँ ठीक है। एटॉमिक मास मतलब क्या? एटम का मास, मास ऑफ एन एटम, सिंपल है। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ बेटा? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। क्लियर है? मास ऑफ एन एटम क्या होता है? क्या होता है मास ऑफ एन एटम? मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हमने ना एक स्टैंडर्ड बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया बेटा कि कार्बन 12 एटम को हमने क्या किया है? एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसका। अब 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, अभी ना इसको चेंज किया है और हम इसको U लिखते हैं। क्या होता है? कितना होता है? 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, -24 ग्राम्स। ठीक है, केजी में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? -27 केजी आ जाएगा। ओके मैम, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? यार एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं, कर रहे हैं ना एटम्स को कंबाइन, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास को कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल है। अगर हम बात करते हैं H2O की, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है मैम? 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है मैम? 1 होता है। ठीक, इसके बाद कितने ऑक्सीजन है मैम? 1 है। कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का मास मैम? 16 होता है। क्या हो जाएगा? 2 + 16 = 18। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने क्या किया? एक एक एटम का मास लिया, जोड़ दिया, एक एक एटम का मास लिया और जोड़ दिया। CO2 का निकालते हैं। CO2 का कैसे हो जाएगा? कार्बन का कितना होता है मैम? 12 प्लस ऑक्सीजन देखो 2 है, इंटू कितना होता है? 16, कितना हो जाएगा ये? 44। करेक्ट, 44U। क्लियर है आपको ये? बताओ, क्या आपको ये चीज क्लियर है? अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बताओ? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? स्मॉल एन से। बेटा मैंने एक कटोरी में कितना लिया? 12 ग्राम कार्बन लिया। एक कटोरी में 12 ग्राम कार्बन ले लिया। अब मैं बोल रही हूं कि यार ये 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स हैं, ये 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स हैं वही है 1 मोल, उतना ही होता है 1 मोल। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 डजन में 12 केले हैं, बोलते हैं ना कि 1 डजन में 12 केले हैं, एक पेयर में 2 शूज आते हैं। वैसे ही मैं बोल रही हूं कि बेटा 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, और वही होता है 1 मोल। समझे क्या? वही होता है क्या? 1 मोल। यहाँ देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम कार्बन 12 में, कार्बन 12 मतलब क्या? कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तुम लोग इतना उस पर दिमाग मत लो कि कार्बन 12 क्या, कार्बन की बात करें बेटा। वो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12, 13, 14, इसलिए उसको मेंशन किया गया है कि कार्बन 12 है, तो उस पर इतना कुछ वो नहीं है, कार्बन की बात है। ठीक है, कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मतलब क्या? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी, तो वो क्या है? 1 मोल है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? अभी देखो, कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग मेरी मम्मा। है मैम आप ये क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गुड मॉर्निंग मेरी मम्मा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, जो भी मास दिया है अपॉन जो भी आपका उसका मास है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाती हूँ कैसे अपन कर सकते हैं इसको। अगर मैंने बोला बेटा कि 18 ग्राम्स ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ मोल्स है ना? 18 ग्राम्स ऑफ H2 में कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं मैम? अभी तो आपने बताया क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ देखो गिवन मास कितना है मैम? 18 है। कितना है? 18 है। और H2O का मास निकालो जरा, H2O का मास निकालो, अभी निकाला था हमने। कितना होता है? 2 × 1 + 1 × 16। कितना हो जाएगा? ये तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कितना हो जाएगा बेटा? 18। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 मोल। तो 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने मोल है? 1 मोल है। कितना है बेटा? 1 मोल है। समझ में आया आपको कैसे निकालते हैं मोल? अभी अगर आपको इसका रिलेशन निकालना है पार्टिकल से, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या है? अरे यार 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है,
तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। अगर हम गैस के वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा मैम, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर लिखा है, वॉल्यूम ऊपर लिखा है अपॉन 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। तो एक मोल में बेटा, एक मोल में 22.4 लीटर्स गैस का स्टैंडर्ड लिया गया है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, बताओ डन है क्या आपको ये चीज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसको देख सकते हो, आप इसको बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। मोल कहाँ का यूज होता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करने के लिए मोल को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि यार एक्चुअली में मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कितने पार्टिकल्स हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स हैं बेटा उतना ही एक मोल होता है। क्लियर है आपको ये चीज, बता देना मुझे, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि मैम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है हमको सारी की सारी चीजें, और आज का सेशन कैसा लगा वो भी मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी वेदांतु के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स जो कि है MHT CET के, मतलब यहाँ पे देखो 8 स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 99.9 परसेंटाइल। तो अगर मैं ये बोलूं कि बेटा ये भी तो आपकी तरह ही इंसान है, अच्छा चिंटू भाई साहब भी थे क्या अपने साथ, ओ माय गॉड, मुझे लगा कि शायद सेशन खत्म हो गया है। चलो 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 ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। Which of the following is not an SI unit? चिंटू बोल रहा है इनमें से कौन सी बेटा SI यूनिट नहीं है, बता दो। मीटर, सेकंड, लीटर और केल्विन। देखो मीटर किसकी यूनिट है, मीटर किसकी यूनिट है मैम, लेंथ की है। सेकंड किसकी है मैम, टाइम की है। केल्विन किसकी है, टेम्परेचर की है, टाइम की है। लीटर किसकी है, लीटर तो किसी की भी नहीं होती। तो ये हो गया सही ऑप्शन, क्योंकि आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट, ठीक है। तो चिंटू का ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब मुझे पता क्या लगा था कि शायद ये लोग परेशान करने नहीं आते, लेकिन अभी देखो बंटी भैया भी आए, क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी बताया मैंने आपको कितने होते हैं, वेरी गुड, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है आपको ये चीज। और मुन्नी भी आ गई, उसने बोला कि मैं पीछे क्यों रहूंगी, तो विच पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, उसने पूछा है कि कौन सा पार्टिकल ऐसा है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, कौन सा होता है बताओ। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन के पास होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। और ये है हमारे फाइनली बहुत सारे बहुत शानदार रिजल्ट्स। यहाँ देखो ये है जी एडवांस 2025 का रिजल्ट, एवरी 1 in 3 स्टूडेंट इज फ्रॉम वेदांतु। और यहाँ पे तुम AIR देख सकते हो, ये देखो मैथ्स में आया 120 आउट ऑफ 120, AIR 15 है। इसके बाद JEE मेंस 2026 के रिजल्ट है ये, फिजिक्स में आए 100 आउट ऑफ 100। समझ रहे हो तुम ये कितना शानदार रिजल्ट आया है फ्रॉम महाराष्ट्र। और इसी के साथ जेई के रिजल्ट्स दिखाए ना मैंने अभी, ये है नीट के रिजल्ट्स, ये है सारे के सारे नीट के रिजल्ट्स। तो अगर बेटा ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। और यहाँ देखो ये है सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स जहाँ पे तुम जाओ और बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है क्योंकि हम तुमको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे फुल एफर्ट्स, फुल मेहनत और फुल डेडिकेशन के साथ। अगर तुमको ऑफलाइन सेंटर विजिट करना है, जाना चाहते हो, तो ये सारे महाराष्ट्र में और पुणे में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, वहां पे जाके तुम बहुत अच्छे से 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये मजेदार कि नहीं, बताओ तो जल्दी से बताओ फटाफट से मुझे आज का सेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ऐसे ही अपन पढ़ते रहेंगे, साल भर मिलते रहेंगे, और तुम लोग के साथ भी मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करती रहूंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगी। तो तुम लोग ऐसा सोचना मत कि विजय सीरीज वाले बच्चे जो है ना कि मैम ने तो हमको अकेला छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपन साल भर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए मिलते रहेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन कैसा लगा मुझे जल्दी से बता देना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।